नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खamenei एक बार नहीं बल्कि अलग अलग मौकों पर कई बार ये जाहिर कर चुके हैं कि इजरायल को लेकर उनके इरादे क्या हैं। खamenei खुलकर इजरायल के अस्तित्व को मिटाने की बात करते रहे हैं। वो लंबे समय से इजरायल को पश्चिम एशियाई क्षेत्र का एक ऐसा कैंसर ग्रस्त ट्यूमर बताते रहे हैं जिसे उखाड़ फेंकना जरूरी है और उनके मुताबिक ये होकर रहेगा। लेकिन ये शायद पहली बार है जब इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खamenei को निशाने पर लिए जाने से जुड़ी कोई बात सीधे और सार्वजनिक तौर पर कही हो। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से जब पूछा गया कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या से जुड़ी इजरायली योजना को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि इससे क्षेत्र में संघर्ष बढ़ सकता है, इसके जवाब में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि खamenei की मौत संघर्ष को बढ़ाने के बजाय उसे खत्म करने का काम करेगी। बेंजामिन नेतन्याहू के इस बयान से यह संकेत मिला है कि इजरायल अयातुल्ला अली खamenei को निशाना बनाने की योजना पर काम कर रहा है। साथ ही खबर यह है कि खamenei की हत्या से जुड़ी इजरायली योजना को फिलहाल ट्रंप ने खारिज कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा है कि खamenei की हत्या करना उचित नहीं होगा क्योंकि इससे इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष और ज्यादा शायद भड़क सकता है। हालांकि देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने एक बयान में कहा कि हम अभी के लिए खamenei को मारने नहीं जा रहे हैं। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि हमें अच्छी तरह पता है कि तथाकथित सुप्रीम लीडर खamenei कहां छिपे हुए हैं। वो एक आसान टारगेट है लेकिन वहां सुरक्षित हैं। हम उन्हें मारने नहीं जा रहे, कम से कम अभी के लिए तो नहीं। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि आम नागरिकों या अमेरिकी सैनिकों पर मिसाइल दागी जाएं। ऐसे में इजरायल के सैन्य और खुफिया अभियानों के पैटर्न्स और ट्रंप के ताज़ा बयान को मिलाकर देखें तो इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि अयातुल्ला अली खamenei पर संकट के बादल नहीं मंडरा रहे हैं। खamenei ईरान के सबसे ताकतवर पद पर है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर वेस्ट एशिया स्टडीज में प्रोफेसर AK महापात्रा मानते हैं कि भले ही इजरायल अपने हमलों को ये कहकर जायज ठहरा रहा है कि उसने ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए ये कदम उठाए हैं, लेकिन असल मकसद अयातुल्ला अली खamenei को सत्ता से बेदखल करना ही है। अयातुल्ला अली खamenei इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं और कैसे वो बीते 3.5 दशकों से ईरान के सबसे ताकतवर व्यक्ति बने हुए हैं, इसे समझना अब और ज़रूरी हो गया है। अयातुल्ला अली खamenei का जन्म 1939 में ईरान के उत्तर पूर्वी शहर मशहद में हुआ, जिसे देश का सबसे पवित्र शहर माना जाता है। अपने पिता की तरह उन्होंने भी मौलवी बनने की राह चुनी और शिया मुसलमानों के 2 प्रमुख शैक्षणिक केंद्रों में से एक कुम में जाकर धार्मिक शिक्षा प्राप्त की। महज 11 साल की उम्र में वो मौलवी बन गए थे। हालांकि खamenei उस दौर के ईरान में बड़े हो रहे थे जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। उस समय ईरान एक राजतंत्र था जहां पहलवी वंश के शाह सत्ता में थे। शाह एक पंथ निरपेक्ष राजा माने जाते थे जो धर्म को एक प्राचीन और अप्रासंगिक अवधारणा मानते थे। वो धार्मिक लोगों को शक की निगाह से भी देखते थे। एक रिपोर्ट बताती है कि खamenei मौलवियों की पोशाक पहनकर अपने हम उम्र बच्चों के साथ सड़कों पर खेलते तो लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे। इस रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि अपने शुरुआती वर्षों में खamenei को सिगरेट और पाइप पीना पसंद था, जो कि एक धार्मिक व्यक्ति के लिए अपेक्षाकृत असामान्य आदत मानी जाती थी। जैसे जैसे खamenei बड़े हुए, शाह शासन के प्रति उनकी नाराजगी और विरोध बढ़ता गया। उन्होंने जल्द ही शाह के मुख्य विरोधी अयातुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी के समर्थन में काम करना शुरू कर दिया। एक प्रसिद्ध जर्नलिस्ट हैं डॉक्टर फजलुर रहमान सिद्दीकी। वो बताते हैं कि खुमैनी के प्रभाव में आने से पहले खamenei को कविताएं लिखने का भी बहुत शौक था। वो अमीन नाम से कविताएं लिखा करते थे, लेकिन खुमैनी से प्रभावित होने के बाद उन्होंने ये रचनात्मक गतिविधि पूरी तरह छोड़ दी। अयातुल्ला
रूहुल्लाह खुमैनी उस समय शाह के सबसे मुखर आलोचकों में से एक थे। अमेरिका से नजदीकी संबंधों का विरोध करने के चलते शाह ने उन्हें देश से निष्कासित कर दिया था। खुमैनी चाहते थे कि ईरान में इस्लामी शासन स्थापित हो। खमेनी ने खुमैनी के संदेश को देश के भीतर फैलाना शुरू कर दिया और इसी प्रयास में उन्हें 6 बार गिरफ्तार भी किया गया था। फिर आया साल 1979। शाह की सत्तागिरी और अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने पेरिस से लौटकर ईरान में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना की। वरिष्ठ पत्रकार सईद नकवी बताते हैं कि उस समय ईरान की सड़कों पर केवल 2 लोगों की तस्वीरें दिखती थीं, एक अयातुल्लाह खुमैनी की और दूसरी हुसैन अली मुंतजरी की। इस्लामिक ईरान में अब शासन की बागडोर मौलवियों के हाथ में थी। इन्हीं मौलवियों में एक नाम अली खमेनी का भी था। वो बहुत कम समय में खुमैनी के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक हो गए थे। इसी साल तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जे की घटना में भी खमेनी ने अहम भूमिका अदा की थी। इस घटनाक्रम के बाद अमेरिका से संवाद स्थापित करने की जिम्मेदारी भी उन्हें ही सौंपी गई। आगे चलकर अली खमेनी को देश का उप रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया और इस दौरान उन्होंने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को संगठित करने में एक अहम भूमिका अदा की। IRGC आगे चलकर ईरान की सबसे शक्तिशाली संस्थाओं में से एक बन गया है। इस बल को स्थापित करने का उद्देश्य था ऐसी सेना खड़ी करना जो देश के लिए धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक मोर्चों पर लड़ सके और इस्लामिक राष्ट्र को न सिर्फ बाहरी खतरों बल्कि आंतरिक संकटों से भी सुरक्षित रख सके। 2 साल ही बीते थे कि साल 1981 में एक खमेनी पर जानलेवा हमला हुआ। खमेनी एक न्यूज कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे कि तभी उनके नजदीक रखे एक टेप रिकॉर्डर में ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में खमेनी का दायां हाथ पैरालाइज हो गया और एक कान के सुनने की क्षमता भी प्रभावित हुई। इस हमले का आरोप मुजाहिदीन खल्फ पर लगाया गया, जो उस समय इस्लामी शासन के खिलाफ सक्रिय थे। इस घटना के बाद तेहरान में एक सभा को संबोधित करते हुए खमेनी ने कहा था, हमले के बाद मैं बहुत बुरी स्थिति में था। मुझे लगा मौत मेरे दरवाजे के सामने है। अगले कुछ दिनों तक मैं सोचता रहा कि आखिर मैं बचा क्यों। फिर समझ आया कि ऊपर वाले ने किसी न किसी कारणवश ही मुझे बचाया होगा। खमेनी अपनी उस चोट से उभर ही रहे थे कि उन्हें ईरान का अगला राष्ट्रपति चुन लिया गया। साल 1981 से अगले 7 साल और 311 दिनों तक वो देश के राष्ट्रपति पद पर रहे। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ही इराक के तत्कालीन शासक सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच 8 साल लंबी और विनाशकारी जंग छिड़ गई। इस युद्ध के दौरान खमेनी ने कई अहम फैसले लिए और रणनीतिक मोर्चों पर सक्रिय भूमिका अदा की। फिर आया साल 1989। इस वर्ष अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी का निधन हो गया। इसके बाद अली खमेनी को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में फेलो और मध्य पूर्व मामलों के जानकार डॉक्टर फजलुर रहमान सिद्दीकी बताते हैं कि अयातुल्लाह अली खमेनी को ईरान का सुप्रीम लीडर तो चुन लिया गया, लेकिन वो स्वयं को इस पद के योग्य नहीं मानते थे। खमेनी को लगता था कि इस पद के लिए उनके पास पर्याप्त धार्मिक योग्यता नहीं है। हालांकि वो अयातुल्लाह खुमैनी के बेहद करीबी थे और देश में उनकी लोकप्रियता भी काफी थी। इस कारण संविधान में संशोधन कर उन्हें सुप्रीम लीडर बनाया गया। सुप्रीम लीडर बनने के बाद खमेनी ने स्वयं को मजबूत करने और अपने इर्द गिर्द भरोसेमंद लोगों को तैनात करने की दिशा में पहला काम शुरू किया। डॉक्टर सिद्दीकी के अनुसार खमेनी ने अपने नजदीकी सर्कल में जानबूझकर साधारण पृष्ठभूमि वाले लोगों को रखा। उन्हें आशंका रहती थी कि मजबूत सामाजिक या धार्मिक पृष्ठभूमि वाले लोग भविष्य में उनके लिए चुनौती बन सकते हैं। वहीं वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में ईरान कार्यक्रम के निदेशक एलेक्स वतांक ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत में कहा कि खमेनी जितने जिद्दी हैं उतने ही सतर्क भी। यही वजह है कि वो इतने लंबे समय से सत्ता के केंद्र में बने हुए हैं। बीते 3.5 दशक से भी ज्यादा समय से ईरान के सर्वोच्च नेता के पद पर काबिज अयातुल्लाह अली खमेनी से जुड़े कई विवाद समय समय पर सामने आते रहे हैं, जैसे देश में विरोध की आवाजों को दबाना, पत्रकारों को प्रताड़ित करना, साहित्यकारों की रचनाओं पर सेंसरशिप लगाना, मानवाधिकारों का हनन और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने जैसे आरोप उनके ऊपर लगे हैं, जिसके चलते खमेनी अक्सर सवालों के घेरे में भी रहते हैं। साल 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में भड़के विरोध प्रदर्शनों को सख्ती से कुचलने में भी उनकी संदिग्ध भूमिका बताई जाती है।
खamenei के कार्यकाल में ही ईरान पर परमाणु हथियार तैयार करने के आरोपों के चलते कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे, जो आज भी जारी हैं। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार सईद नकवी बताते हैं कि साल 2003 के आसपास खamenei ने परमाणु हथियारों के खिलाफ एक फतवा जारी किया था। ये फतवा लिखित नहीं था, लेकिन अपने सार्वजनिक भाषणों में उन्होंने बार बार कहा कि परमाणु हथियार इस्लाम के खिलाफ है और इसका निर्माण और उपयोग हराम है। पश्चिमी देशों ने इस फतवे को कभी गंभीरता से नहीं लिया और इसे ईरान की तरफ से अपनी छवि सुधारने की एक कोशिश के रूप में देखा। अपने लंबे कार्यकाल में खamenei अब तक 5 राष्ट्रपतियों के साथ काम कर चुके हैं, जिनमें से 4 पर यह आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपनी नीतियों के जरिए खamenei की सत्ता को चुनौती देने की कोशिश की। मिसाल के तौर पर साल 1997 में राष्ट्रपति बने मोहम्मद खातमी पश्चिमी देशों से संबंध बेहतर करना चाहते थे। वो ईरान में सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के भी समर्थक थे, लेकिन उनका खamenei से लगातार टकराव होता रहा और वो अपने प्रयासों में सफल नहीं हो सके। हसन रूहानी को भी एक हद तक उदारवादी नेता माना गया, लेकिन उनकी और खamenei के बीच मतभेद समय समय पर सामने आते रहे। वहीं इब्राहिम रईस के साथ खamenei के संबंध अपेक्षाकृत अच्छे रहे, लेकिन उनके कार्यकाल में मानवाधिकार हनन के मामलों में तेजी आई और देश ने दमन का एक नया दौर देखा। मौजूदा राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान सुधारवादी विचारधारा से जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने अब तक खamenei के साथ संतुलन साधकर काम किया है। खamenei के निजी जीवन के बारे में अधिक जानकारी सार्वजनिक नहीं है। सिर्फ ये मालूम है कि उनके 6 बच्चे हैं, 4 बेटे और 2 बेटियां। उनके बेटे मुस्तबा का नाम अक्सर खamenei के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में लिया जाता है। ये भी उल्लेखनीय है कि सुप्रीम लीडर बनने के बाद से खamenei ने कभी कोई विदेश यात्रा नहीं की है। अयातुल्लाह अली खamenei अमेरिका को बड़ा और इजराइल को छोटा शैतान मानते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं और इसके पीछे कई ऐतिहासिक घटनाएं रही हैं, जैसे साल 1953 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटेन की मदद से ईरान में हुआ तख्तापलट, 1979 की ईरानी क्रांति, तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर बंधक संकट, इराक के साथ 8 साल लंबा युद्ध, ईरान का परमाणु कार्यक्रम और डोनाल्ड ट्रंप से टकराव जैसे मामले। जहां तक इजराइल की बात है तो इस्लामिक क्रांति से पहले तक ईरान और इजराइल के संबंध सौहार्दपूर्ण थे, लेकिन क्रांति के बाद ईरान ने न सिर्फ इजराइल के अस्तित्व को अस्वीकार किया, बल्कि फिलिस्तीनी मुद्दे का कट्टर समर्थन भी शुरू कर दिया। समय समय पर दोनों देशों के बीच शैडो वॉर यानी पर्दे के पीछे चलने वाले सैन्य और साइबर हमले होते रहे। हालांकि हाल ही के वर्षों में यह पहली बार है जब ईरान और इजराइल लगातार 5 दिनों से सीधे सैन्य संघर्ष में उलझे हुए हैं।